हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत और अभिनंदन करता हूं आज के इस वीडियो के अंदर। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान के धौलपुर जिले की, जो कि राजस्थान का सबसे छोटा जिला है। छोटा जिला मतलब जैसलमेर क्षेत्रफल में बड़ा है, और सबसे छोटा जिला हम बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से तो वो हमारा रहेगा दोस्तों। कौन सा रहेगा? वो हमारा रहने वाला है धौलपुर। आज हम इसी धौलपुर जिले की बात करेंगे मेरे दोस्तों। और सबसे पहले आपको बता दूं, हम यहाँ पर इससे पहले राजस्थान के कई ज़िले हमने किए थे, और राजस्थान के कई ज़िलों के अंतर्गत हमने सबसे पहले जैसे हनुमानगढ़ किया। हनुमानगढ़, गंगानगर है, बीकानेर है, नागौर है, बाड़मेर, चूरू, इस टाइप से हमने ये ज़िले कर लिए हैं मेरे दोस्तों। आज हम बात करेंगे राजस्थान के धौलपुर ज़िले की, और धौलपुर ज़िले से संबंधित क्या क्या फैक्ट बनते हैं उन सभी पे हम चर्चा करेंगे मेरे दोस्तों। सबसे पहले आपको बता दूं, इसका प्राचीन नाम क्या था मेरे दोस्तों। धौलपुर जिले की जब भी हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपको याद हो जाना चाहिए इसका प्राचीन नाम। बात किसकी करनी है दोस्तों? हमें हमें करनी है धौलपुर जिले की। किसकी बात करनी है? धौलपुर। धौलपुर जिला है दोस्तों राजस्थान के धौलपुर जिला, जो कि आपका छोटा जिला है क्षेत्रफल में। सबसे पहले इसका अगर प्राचीन नाम की दोस्तों बात करें हम, तो इसका जो प्राचीन नाम जो आता है दोस्तों, वो आ जाता है हमारे लिए यहाँ पर। मैं लिख देता हूँ प्राचीन नाम। क्या मेरे दोस्तों? प्राचीन नाम। सुंदर सुंदर आपको लिखना है यहाँ पर। प्राचीन नाम इसका मिलता है हमें कोठी। क्या मिलता है दोस्तों? कोठी। ये नोट कर लेना आप, कोठी हमें प्राचीन नाम मिलता है धौलपुर का। फिर हम अगर चर्चा करें दोस्तों, यहाँ पर इसका जो परिवहन कोड रहता है वो क्या रहेगा? परिवहन कोड जो नहीं आरजे नंबर है वो क्या रहेगा? फिर आपको बताना है यहाँ पर वन्य जीव। वन्य जीव या जो शुभंकर है वो आप बताएंगे। वन्य जीव या मैं शुभंकर लिख देता हूँ यहाँ पर। शुभंकर कौन सा है या वन्य जीव जो है वो कौन सा है, वो आप कमेंट में बताएंगे। कमेंट में नहीं, आप ही बता दो। बिल्कुल मैं ही बता देता हूँ। तो आरजे नंबर जो 11 है दोस्तों, वो यहाँ पर रहने वाला है। आरजे नंबर 11 जो है वो आपका परिवहन कोड रहेगा। और शुभंकर की बात करें तो यहाँ पर पंछीरा कौन सा रहेगा दोस्तों? पंछीरा रहने वाला है। कौन सा? पंछीरा। देखिएगा यहाँ पर पंछीरा कह सकते हो दोस्तों इसे। इंडियन सरकीमर, सरकीमर लिख देता हूं यहां पर मैं। ये यहां पर सरकीमर नाम है, इंडियन सरकीमर या पंछीरा। पंछीरा भी इसको कहा जा सकता है। तो ये यहां पर थोड़ी सी बातें हमने धौलपुर जिले से संबंधित की, लेकिन हम बात करते हैं यहाँ पर अगले पर। सबसे पहले आपको याद होना ये चाहिए, क्या याद होना चाहिए हमें? याद सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि इसके संस्थापक कौन है। इसके संस्थापक संस्थापक क्या है दोस्तों? संस्थापक। और इसकी स्थापना किसने की थी? स्थापना कब हुई और किसने की? दोनों बातें आपकी कवर होनी चाहिए दोस्तों। आप आराम से धीरे धीरे इन बातों सभी बातों को नोट करते जाएंगे। उम्मीद है कि सारी की सारी बातें जो है आपके कवर हो पाएगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर धौलपुर की स्थापना की बात करें, इसके जो संस्थापक आ जाते हैं दोस्तों, वो आ जाते हैं हमारे कौन से? वो हमारे आ जाते हैं मेरे दोस्तों, कौन से आ जा सकते हैं हमारे? बात करें तोमर वंश के राजा, तोमर वंश, तोमर वंश के राजपूत राजा। तोमर वंश के दोस्तों राजपूत जो राजा हुए हैं, जिनका नाम आ जाता है हमारे बीच में धवल देव। तोमर वंश के राजपूत राजा धवल देव ने स्थापना की थी दोस्तों। कब की थी? 11वीं शताब्दी में। धौलपुर जिले की जो स्थापना है ना, वो की जाती है 11वीं शताब्दी के अंदर। किसके द्वारा? तोमर वंश के राजा धवल देव के द्वारा। तो शुरुआत में इसको यहां पर लिख देता हूं। चलो अगले पेज पर लिख देता हूं। शुरुआत के अंदर यहां पर मैं लिखूं आपके लिए शुरुआत।
शुरुआत में धौलपुर जिले के कई उपनाम थे दोस्तों। शुरुआत में इस धौलपुर जिले की बताऊं आपको तो शुरुआत में इसे कहा जाता था धवल नगरी। क्या कहा जाता था? धवल नगरी के नाम से जाना जाता था। धवल नगरी जो है ना दोस्तों, इसके नाम से इसे जाना जाता था। इस कड़ी में आगे हमने देखा धवल नगरी, धवलपुरी, ठीक है, धवलगिरी, यहां पर धौलागिरी, धौलापुरी। अब सर इतने नाम क्यों लिखवा रहे हो, एक ही नाम से हमें समझ में आ जाए। कई बुक अलग अलग लिख देती है, फिर आपको उसमें बुक में ये दे रखा है, ये लीजिए आपके सामने, आप नोट करते जाओ। आसान है, कोई दिक्कत नहीं। धवल नगरी कहा जाता था किसकी वजह से? धवल देव ने इसके संस्थापक इसकी स्थापना की, इस वजह से। और इसी का अपभ्रंश रूप हो जाता है, उसके बाद में इसका नाम पड़ जाता है धौलपुर। ओके रिपोर्ट। अब यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़िए, और आगे यहाँ पर थोड़ी सी बातें और करनी है दोस्तों आपको, और वो क्या है? आपने दोस्तों एक राजस्थान के अंदर सुना होगा रियासतों के बारे में। एक रियासत आती है जाट रियासत, और इस जाट रियासत के अंदर हमारे जो जिले आ जाते हैं, कौन कौन से आते हैं दोस्तों? एक का नाम है, मैं चलो आगे लिखवा देता हूं आपको, एक का नाम यहां पर लीजिएगा भरतपुर। किसका नाम है दोस्तों? भरतपुर। एक का नाम आ जाता है भरतपुर, और दूसरा हमारा जिला रहता है दोस्तों, या जो रियासत रहती है वो रहती है धौलपुर। ठीक है ना, वो हमारी रियासत रहती है धौलपुर। ये दो रियासतें जो है जाट रियासतों के अंदर, मेवात क्षेत्र दोस्तों अलग है। मेवात क्षेत्र में अलवर और दोस्तों हमारा भरतपुर शामिल किया जाता था। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पर आपकी जाट रियासत है, जिसमें भरतपुर और धौलपुर जो शामिल है, कहीं ना कहीं इसका अंग हुआ करता था। एक प्रदेश जिसका नाम है दोस्तों, कौन सा प्रदेश? एक प्रदेश जिसका नाम है सूरसेन प्रदेश। नोट करते जाना दोस्तों, सूरसेन, या आप इसे ही कह सकते हो मेरे दोस्तों, कौन सा प्रदेश? ब्रज प्रदेश। ब्रज प्रदेश। तो कहीं ना कहीं इसका भी ये हिस्सा हुआ करता था। कौन सा? हमारा धौलपुर। फिर हमें बात करें खादर प्रदेश। कौन सा प्रदेश मेरे दोस्तों? खादर प्रदेश। और खादर प्रदेश के अंतर्गत भी ये इसका नाम आया करता था। और एक आ जाता है मेरे दोस्तों यहाँ पर डांग प्रदेश। डांग प्रदेश, यानी ये इनका कहीं न कहीं हिस्सा हुआ करता था, कहीं न कहीं ये अंग था, ये कहीं न कहीं इनका अंग था। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे धौलपुर जिले की, और धौलपुर जिले से संबंधित सूरसेन प्रदेश की बात करें, चंबल नदी के जो आसपास का क्षेत्र जो है दोस्तों, स्थानीय भाषा में जिसे खादर और डांग प्रदेश के रूप में जिसे जाना जाता है, दलदली जो क्षेत्र था उसके बारे में। अब दोस्तों क्या हुआ, अंग्रेजों ने क्या किया, हमारे राजस्थान के अंदर 3 रियासतें ऐसी है जिनको अंग्रेजों के द्वारा स्थापित किया जाता है दोस्तों, लेकिन उसमें से हमारा धौलपुर शामिल है क्या? बिल्कुल सर शामिल है। उसके अंदर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पर 1804 के अंदर क्या होता है, 1804 की बात करें हम, सन 1804 में धौलपुर के शासक थे कीरत सिंह हैं या कृति सिंह हैं के द्वारा 1804 में कीरत सिंह या कृति सिंह के सहयोग से या के द्वारा के सहयोग से अंग्रेजों के द्वारा धौलपुर को अलग रियासत स्थापित किया जाता है। यानी धौलपुर जिले को अलग रियासत के रूप में 1804 के अंदर स्थापित किया जाता है। आप बताएं मुझे, राजस्थान के अंदर टोटल 19 रियासतें हैं। चलो अगले पेज पर आओ। राजस्थान में टोटल 19 रियासतें हैं।
जिसमें से मैंने अभी बता दिया कि जाटों की रियासतें दो थी, एक तो भरतपुर थी, एक धौलपुर थी। आप मुझे ये बताएं, और एकमात्र जो मुस्लिम रियासत है यहां पर लीजिएगा, टोंक। और टोंक की दोस्तों आपको बता दूं 1817 के अंदर अंग्रेजों के द्वारा अलग स्थापित किया जाता है। और इसके बाद में दोस्तों एक रियासत आती है जिसका नाम है झालावाड़, और एक रियासत जिसका नाम झालावाड़ है। और 1838 के अंदर 38 के अंदर इसे अलग स्थापित कर दिया जाता है, ईस्वी के अंदर, ठीक है, अलग स्थापित कर दिया जाता है। आप मुझे ये बताओ, राजस्थान में टोटल 19 रियासतें हैं। कितनी रियासतें? 19। और दोस्तों इसमें से एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक है। अब मुझे ये बताओ कि राजपूतों की रियासतें कितनी हैं? जो राजपूत है ना, इनकी रियासतें कितनी हैं, ये आप कमेंट में छाप देंगे, छाप दीजिए। चलिए चलिए, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो क्या होता है, हम बात करें यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं, हमारे क्या होता है राजस्थान के अंदर प्रक्रिया होती है एकीकरण की। एकीकरण की प्रक्रिया होती है, और उस टाइम जो है दोस्तों इतने यहाँ पर कभी सूरसेन प्रदेश का इनका अंग हुआ करता था। एक प्रदेश, एक संघ आ जाता है दोस्तों जिसका नाम है मत्स्य संघ। कौन सा संघ आ जाता है दोस्तों? यहाँ पर नोट करना आप, मत्स्य संघ। यहाँ पर आपको बता दूं मत्स्य संघ जो है दोस्तों, याद कर लेना, मत्स्य संघ। सर ये नाम तो हमें सुना सुना लग रहा है। बिल्कुल सुना सुना क्यों नहीं, एकीकरण का प्रथम चरण, एकीकरण का प्रथम ही तो चरण है दोस्तों ये। एकीकरण के प्रथम चरण की यहां पर बात करूं, एकीकरण का प्रथम चरण, प्रथम चरण याद करिए मेरे दोस्तों, एकीकरण का प्रथम चरण है। और एकीकरण राजस्थान में एकीकरण नहीं, पूरे भारत में एकीकरण हुआ सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में दोस्तों। एकीकरण का जनक जिन्हें कहा जाता है। और राजस्थान में एकीकरण जो है दोस्तों 7 चरणों के अंदर हुआ था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के अंदर तो संविधान का निर्माण हुआ था दोस्तों। आप मुझे ये कमेंट में बता देंगे, क्या बता देंगे कि एकीकरण में कितना समय लगा था? ये आप कमेंट में छाप देंगे, जल्दी से जल्दी आप छाप दीजिए कि एकीकरण के अंदर कितना समय लगा था राजस्थान के एकीकरण में। एकीकरण का ये प्रथम चरण है। ये एकीकरण की बात करें दोस्तों 18 मार्च 1948, ठीक है, 18 मार्च 1948 स्वतंत्रता के बाद धौलपुर जिला जो है अपने आप में मत्स्य संघ का अंग बन जाता है दोस्तों। 18 मार्च 1948 से लेकर 1 नवंबर 1956 तक दोस्तों राजस्थान का एकीकरण चला था, 7 चरणों के अंदर कंप्लीट हुआ था। अब होता क्या है दोस्तों, ये हमारा जो धौलपुर जिला जो है मत्स्य संघ का अंग बन जाता है। आखिरकार क्या होता है, 1 नवंबर 1956 को क्या होता है मेरे दोस्तों, एकीकरण जो है कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ पर आपको बता दूं, यहाँ पर डेट हम लिख देते हैं 1 नवंबर 1956। और 1 नवंबर 1956 का एकीकरण जो है दोस्तों हो जाता है कंप्लीट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। और दोस्तों इस दिन तक राजस्थान के अंदर टोटल 25 यानी 25 जिले थे। लेकिन इसी दिन राजस्थान का 26वां जिला, इसी दिन राजस्थान का दोस्तों कौन सा जिला, 26वां जिला जो है दोस्तों यहाँ पर बन जाता है। और जिसका नाम था क्या, राजस्थान का 26वां जिला, राजस्थान का 26वां जिला जो है दोस्तों, 26वां जिला यहाँ पर कौन सा बनता है, वो बनता है अजमेर। कौन सा बनता है मेरे दोस्तों, अजमेर बन जाता है 26वां जिला राजस्थान का। लेकिन दोस्तों अब मुझे ये बताओ कि 27वां जिला, 27वां जिला दोस्तों कौन सा बनता है, 27वां जिला हमारा बनता है धौलपुर जिला। कौन सा, धौलपुर जिला। और धौलपुर जिला कब बनता है तो आप बता दीजिएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 15 अप्रैल, 15/4 15/4 कब बनता है, 1982 के अंदर। 15/4 यानी 15 अप्रैल 1982 के अंदर क्या बन जाता है, हमारा धौलपुर जिले का निर्माण हो जाता है, जो कि राजस्थान का 27वां जिला माना जाता है। ओके, रिपोर्ट है यहाँ तक। अब हम बात करें दोस्तों, ये जो अपना धौलपुर जिला है ये किस जिले से अलग होकर बनता है, यानी कहीं ना कहीं जिलों का क्या है पार्टीशन किया जाता है, इनका खंडन किया जाता है। उसके बाद ही जैसे हनुमानगढ़ जिला है हमारा, वो आपके किस जिले से बना है, गंगानगर से। तो कुछ इसी टाइप से क्या बनता है दोस्तों, अलग जिलों का निर्माण यहाँ पर किया जाता है। यहाँ पर बता दूं आपको, जो धौलपुर जिला है हमारा वो बनता है भरतपुर जिले से, भरतपुर
जिले से यानी भरतपुर जिले से क्या बनता है दोस्तों, अलग होता है। अलग होकर धौलपुर जिले का यहाँ पर निर्माण किया जाता है। इस जिले का यहाँ पर धौलपुर जिले का यहाँ पर निर्माण किया जाता है। और दोस्तों जब हम बात करें धौलपुर जिले, जब संभाग भी इसका पूछे तो भरतपुर संभाग आएगा। भरतपुर संभाग, संभाग भी कौन सा आएगा दोस्तों, भरतपुर संभाग आएगा। संभाग भी पूछे आपसे तो भरतपुर संभाग आएगा। लेकिन इसका निर्माण होता है दोस्तों 4 जून 2005 को। 4 जून 2005 को, जब 4 जून 2005 को इसका निर्माण होता था, लेकिन 3 जून 2005 को भरतपुर जिला जो है ना वो जयपुर संभाग के अंतर्गत आता था। किस संभाग के अंतर्गत आता था, जयपुर संभाग के अंतर्गत आता था। तो यानी भरतपुर संभाग का जैसे ही निर्माण होता है तो धौलपुर जिला जो है इस संभाग के अंदर आता है और भरतपुर जिले से अलग करके धौलपुर जिले का निर्माण किया जाता है। आज वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। आइए कुछ बातों को यहाँ पर और नोट करिए यहाँ से। हाँ, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला, क्षेत्रफल की दृष्टि से कुछ बातें बताऊंगा, कुछ आंकड़े बताऊंगा, आप नोट करे रखना। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है, नाम लिख लीजिए धौलपुर। सब सर हमें पता है, कोई बात नहीं, लिख लीजिए। अब कितना का छोटा है, छोटा कितना का क्षेत्रफल, यहां से लीजिएगा क्षेत्रफल बताऊंगा। देखिए क्षेत्रफल की बात करें तो 30-34 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किमी कह सकते हो, यानी 3034 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। यहां से आप करना दोस्तों नोट, राजस्थान में कितना भाग रखता है। राजस्थान में ये रखता है अपने आप में 0.89%। ठीक है, 0.89%। एक और बात नोट करो दोस्तों, राजस्थान में स्थान कौन सा है इसका, तो राजस्थान में 33वां स्थान है। सर ये क्या बताया, समझ में नहीं। 33वां स्थान राजस्थान का, 33वां जिला प्रतापगढ़ है जो कि राजस्थान का नवीनतम जिला है। क्षेत्रफल में सबसे पहला स्थान रखता है जैसलमेर जो कि सबसे बड़ा है, 38401 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में राजस्थान का सबसे बड़ा जिला। सबसे छोटा यानी ऐसे करके हम बात करें 33 जिले और 33वां जिला सबसे छोटा तो ये है। तो 33वां स्थान जो है दोस्तों ये अपने आप में रखता है, 33वां स्थान रखता है, क्षेत्रफल में है, याद रखिएगा क्षेत्रफल में। और दोस्तों एक और बताऊं आपको, स्थान हो गया, क्षेत्रफल हो गया, और एक बात और नोट करनी थी। क्या नोट करनी थी, क्या नोट करनी थी, हो गई सारी बातें। 30-34 हो गया, ये हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या नोट करोगे आप, एक बात और थी दोस्तों, क्या थी जो आपको नोट करवानी थी, बिल्कुल अभी याद आ गई। यानी हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो है जैसलमेर, जैसलमेर से कितना छोटा है तो याद कर लेना दोस्तों, यहाँ पर आप नोट कर लेना। क्या नोट करोगे, 12.66 गुणा, 12.66 गुणा छोटा है, छोटा है किससे, जैसलमेर से। जैसलमेर, जैसलमेर से 12.66 गुणा छोटा है। या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि धौलपुर जिला जो है वो जैसलमेर से कितना छोटा है, छोटा है तो 12.66 गुणा। या जैसलमेर धौलपुर जिला जैसलमेर से कितना छोटा है, या जैसलमेर बड़ा कितना है धौलपुर से, तो 12.66 गुणा। दोनों बातें आपकी कवर हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी विद्यार्थी को, किसी भी मेरे दोस्त को कोई दिक्कत नहीं है। चलिएगा अब हम बात करते हैं अगले हमारे
अगली बात की। और अगली जो हमारी बात आ जाती है दोस्तों, और वो आती है सबसे पहले हमने बात की राजस्थान का। अब पॉइंट लिखिएगा दोस्तों, एक पॉइंट हमारा कंप्लीट हो जाता है उपनामों के अंदर कि राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पर आप नोट करेंगे, राजस्थान का सबसे सबसे पूर्वी जिला, राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला, यानी इसे मैं कह सकता हूं राज्य में सूर्योदय सूर्योदय सूर्य, यार नाम हिंदी थोड़ी क्या है कि कमजोर ही है। सूर्योदय की नगरी, राजस्थान में सूर्योदय की नगरी इसे कहा जाता है। यानी राजस्थान में सबसे पहले सूर्य उदय और सूर्य जो अस्त है वो धौलपुर जिले के अंदर होता है। तो ये बात भी आपके कंप्लीट हो जाती है। अगर दोस्तों राजस्थान का मैं कहूँ सबसे पूर्वी जिला है, तो सबसे पूर्वी जिले का अर्थ क्या हुआ, यहाँ पर सबसे तीन बातें होगी, दो बातें नहीं दोस्तों, तीन बातें। यानी सबसे पूर्वी जिला आपसे पूछे, सबसे पूर्वी तहसील भी आपसे पूछी जाएगी, तहसील। और इसी के साथ साथ दोस्तों आपसे पूर्वी गांव भी पूछा जा सकता है। आप है जैसे कि जैसे मैं नोट करवा रहा हूँ वैसे के वैसे आप छाप लो अपनी कॉपी में। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है कि धौलपुर ही आएगा, कितनी बार लिखा दिया, कोई बात नहीं, आपके याद रहेगा। तहसील पूछे तो आपका हो जाएगा राजा खेड़ा, ठीक है, खेड़ा। और दोस्तों एक बात और, आपसे गांव पूछे तो गांव बताओगे सिलाना, सिलाना। आप बता सकते हो सिलावट। और कई बुक इसको लिख देती है सेलाना, क्या लिख देती है, सेलाना। तो ये सारी की सारी बातें यहाँ पर हमने कंप्लीट कर ली है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एक आपको प्रदेश मैंने पहले चर्चा की थी दोस्तों यहाँ पर, और उस प्रदेश का नाम था हमारा डांग प्रदेश, डांग प्रदेश। और दोस्तों डांग प्रदेश की बात करें तो यहाँ यानी चंबल नदी का यहाँ प्रवाह क्षेत्र है, चंबल नदी यहाँ से इस जिले से गुजरती है। तो दोस्तों क्या यहाँ पर याद करना है आपको, सबसे पहले आपको बता दूं डांग प्रदेश की जब भी हम बात करते हैं दोस्तों, तो डांग प्रदेश के अंदर दो बातें आपको याद करनी है। एक तो डांग प्रदेश की रानी किसे कहा जाता है, और एक डांग प्रदेश का राजा किसे कहा जाता है। ये दोनों बातें आप नोट कर लेना। इस धौलपुर जिले से संबंध जो रखने वाली बातें हैं वो आपको याद रखनी है। तो दोस्तों डांग का राजा कहा जाता है धौलपुर जिले को। सर ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने, बिल्कुल आपको पता भी होगी, लेकिन डांग की रानी है करौली, याद करना, कंफ्यूज आपको होना नहीं है। देखो करौली थोड़ा स्त्रीलिंग शब्द से आ रहा है ना, तो रानी जो है वो करौली है, और राजा जो पूछे तो धौलपुर है। ये बात भी आपके कंप्लीट हो जाती है। धौलपुर जिले का जो लाल पत्थर जो है ना वो प्रसिद्ध माना जाता है। क्या माना जाता है दोस्तों, धौलपुर जिले का लाल पत्थर प्रसिद्ध है, या धौलपुर जिला जो है वो लाल पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, लाल पत्थर के लिए प्रसिद्ध माना जाता है मेरे दोस्तों। तो याद कर लेना, इसे कहा जाता है रेड स्टोन सिटी, रेड स्टोन, रेड स्टोन सिटी यानी रेड डायमंड सिटी। रेड डायमंड सिटी, रेड डायमंड सिटी के नाम से भी जानते हैं इसको। और दोस्तों यहाँ पर आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो, लाल संगमरमर पत्थर, यहाँ का जो पत्थर है ना, लाल संगमरमर, संगमरमर पत्थर, लाल संगमरमर पत्थर, इसी वजह से इसे कहा जाता है राजस्थान का रेड सिटी या लाल शहर। राजस्थान का लाल शहर भी इसे कह सकते हो आप।
यानी राजस्थान का कौन सा शहर है दोस्तों? लाल शहर है। ये बातें धौलपुर जिले से संबंधित थी। अभी रुको, और है, अभी कुछ और बातें हैं समझना। और बातें क्या क्या है यहाँ पर दोस्तों? एक यहाँ पर पर्वत आ जाता है जिस सॉरी, एक तीर्थ आ जाता है, मचकुंड तीर्थ। एग्जाम के अंदर आ जाता है, मचकुंड तीर्थ है यहाँ पर। और मचकुंड तीर्थ जो है दोस्तों आपका है, एक पर्वत आता है जिसका नाम है गंधमादन पर्वत। क्लास, आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है ना? कौन सा पर्वत? गंधमादन पर्वत पर हिंदू तीर्थ के रूप में विख्यात है। इस हिंदू तीर्थ को कहा जाता है दोस्तों, क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है तीर्थों का मामा। क्या कहा जाता है? भांजा कहा जाता है, मामा नहीं कहूंगे। मामा तो पुष्कर को कहा जाएगा, जो कि तीर्थराज का मेला भरता है। पुष्कर अजमेर जिले में स्थित है, जिसे देवताओं की नगरी के रूप में विख्यात है। तीर्थों का भांजा कहा जाता है। तीर्थराज का मेला तो पुष्कर में भरता है दोस्तों। यहाँ पर जो जो मेला भरता है वो मेला भरता है भाद्रपद भाद्रपद शुक्ल छठ को। भाद्रपद शुक्ल छठ को। इस वजह से इस मेले को कहा जाता है देव छठ का मेला। देव छठ का मेला। आपसे पूछा जा सकता है कि देव छठ का मेला किस जिले में लगता है? तो देव छठ का मेला जो है वो धौलपुर जिले में लगता है, मचकुंड के अंदर लगता है। तो इसके बाद में हम बात करें कुछ और, यहाँ पर एक मंदिर और आता है, महादेव जी का मंदिर आता है, सेपऊ महादेव मंदिर। सेपऊ महादेव मंदिर। और ये जो सेपऊ महादेव मंदिर है, इसमें राजस्थान का सबसे बड़ा शिवलिंग है। यानी आप कह सकते हो दोस्तों, राज्य का सबसे बड़ा जो शिवलिंग है वो यहाँ पर है। राज्य का सबसे बड़ा शिवलिंग यहाँ आप देख लेना, राज्य का सबसे बड़ा शिवलिंग है। राज्य का क्या है मेरे दोस्तों? सबसे बड़ा शिवलिंग यहाँ पर स्थित है। शिवलिंग नाम है दोस्तों ये, चलो यहाँ नहीं दिखेगा ना। राज्य का सबसे बड़ा, राज्य का जो सबसे बड़ा शिवलिंग है यहाँ पर बना हुआ है, सबसे बड़ा शिवलिंग। अब अच्छे से आपको दिखाई दे जाएगा, ठीक है। एक मंदिर और आ जाता है दोस्तों यहाँ पर, और उसका नाम है चोपड़ा महादेव मंदिर। जिनकी विशेषता है ना वही करवा रहा हूँ, चोपड़ा महादेव मंदिर। और चोपड़ा महादेव मंदिर की बात करें तो यहाँ पर द्रविड़ शैली में, याद कर लेना, द्रविड़ शैली में राजस्थान का प्रथम मंदिर, यानी द्रविड़ शैली में राजस्थान का प्रथम मंदिर ये माना जाता है। एक दोस्तों यहाँ पर मेला भरता है, ये इस मंदिर में नहीं, अलग से है। इस मंदिर में नहीं है, अलग से एक मेला भरता है, 12 भाइयों का मेला। बारह भाइयों का मेला। और 12 भाइयों का जो मेला भरता है ना, वो लगता है बाड़ी के अंदर। यहीं की एक तहसील है जिसका नाम है बांडी, नहीं है ना, बाड़ी है, बाड़ी। और बाड़ी जो है ना, बाड़ी जो है ना दोस्तों, वो है धौलपुर की एक तहसील। और यहाँ पर लगता है मेला। सर बाड़ी तो स्थान है, बाड़ी में तो एक युद्ध हुआ था, हाँ हुआ था। बाड़ी के अंदर इब्राहिम लोदी और सांगा का युद्ध हुआ था 1517 के अंदर, जिसमें जिसमें सांगा विजयी रहता है। तो बाड़ी धौलपुर के अंदर 12 भाइयों का मेला लगता है। इस मेले को धा भाइयों का मेला भी कहा जाता है। धा भाइयों, धा भाइयों का मेला भी कहते हैं।
तो इस मेले को क्या कहते हैं? दा भाइयों का मेला भी कहा जाता है, बाड़ी धौलपुर के अंदर बढ़ता है। कुछ और बातें बताओ, रहेगी हो तो आपके याद हो तो कमेंट में छाप देना। लगभग मैंने सारी बातें कवर कराने की कोशिश आपको की है, लगभग मैंने सारी चीज़ें आपको कवर जो है करवा दी है। कुछ बातें और भी होगी तो मेरे अभी याद आ जाएगी, नहीं तो फिर नहीं है। धौलपुर ज़िले की हमने बात की है दोस्तों, और धौलपुर ज़िले का प्राचीन नाम कोठी है। इंडियन सरकीमर या पंजीरा, पंजीरा इसका शुभंकर कई बार एग्जामिनर जो पूछ लेता है सुमेलित ग्रहों के अंदर। और RJ11 नंबर यहाँ पर प्री वैन कोड रहेगा, याद रखना। संस्थापक तोमर वंश के राजपूत राजा धवल देव ने इसकी स्थापना की है। कब की है? तो 11वीं शताब्दी के अंदर की है। इस वजह से इसको धवल नगरी, धौलागिरी, धौलापुरी, धवल नगरी, ठीक है, इन नामों से इसको जान सकते हो। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक नहीं है दोस्तों। कई ये प्रदेशों का अंग हुआ करता था, जैसे कि हम बात करें जाटों की रियासतों में ये सम्मिलित किया जाता है। सूरसेन प्रदेश है, ब्रज प्रदेश है, इसके अलावा दोस्तों खादर प्रदेश है, और डांग प्रदेश की बात हम कर लेते हैं। तो ये सारी बातें आपके कवर हो जानी चाहिए यहाँ तक। 1804 के अंदर दोस्तों कीर्ति सिंह या कृति सिंह यहाँ के शासक थे। इनके सहयोग से क्या होता है, धौलपुर को दोस्तों अलग रियासत के रूप में अंग्रेजों के द्वारा स्थापित कर दिया जाता है। लेकिन राजस्थान के अंदर ऐसी 3 रियासतें हैं जिनको अंग्रेजों ने स्थापित करवाया था। टोंक की बात करें तो 1817 की बात करें, जो कि टोंक की बात करें तो 1817, और झालावाड़ की बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो 1838 के अंदर इसको स्थापित करवाया था। आपको कमेंट में क्या छापना था वो आप छाप दीजिएगा। मत्स्य प्रदेश की बात करें तो मत्स्य प्रदेश का संघ यानी राजस्थान का एकीकरण होता है 18 मार्च 1948 से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात बनता है। ये अंग किसका? धौलपुर जो है वो बन जाता है। और इस एकीकरण के अंदर इसको बता दूं, आपको याद रख लेना, एक ट्रिक आपने सुनी होगी, A, B, C और D। ABCD यानी अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, ये 4 रियासतें इस मत्स्य संघ के अंतर्गत देखी जाती थी, आती थी। आप पढ़ते भी एकीकरण का ये प्रथम चरण है, टोटल 7 चरणों में कंप्लीट हुआ था, और 1 नवंबर 1956 को कंप्लीट हो जाता है। इस दिन 26वां जिला अजमेर जो है वो घोषित कर दिया जाता है। और दोस्तों इसके बाद 27वां जिला जो है हमारा धौलपुर 15/4 यानी 15 अप्रैल 1982 को हमारा ये बन जाता है। इसके बाद भरतपुर जिले से अलग होकर भरतपुर संभाग के अंतर्गत वर्तमान में 4 जून 2005 को इसका निर्माण होता है। और क्षेत्रफल की दृष्टि राजस्थान में टोटल 7 संभाग है, 7 चरणों में एकीकरण हुआ था। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला है धौलपुर, यानी कितना है तो 30-34 इसका क्षेत्रफल है। 0.89% राजस्थान में 33वां स्थान रखता है। 33वां जिला प्रतापगढ़ है, 33वां स्थान है यहाँ पर स्थान रखता है। छोटा है दोस्तों, यानी इससे बड़ा जो है धौलपुर से बड़ा कितना है, जैसलमेर 12.66 गुना है। इसके बाद में हमने राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला बताया। पूर्वी जिलों में देखो सूर्योदय की नगरी है, यानी सूर्योदय सूर्यास्त जो है दोस्तों यहाँ पर होता है। सबसे पहले कहाँ पर? धौलपुर जिले में। तहसील पूछे तो राजाखेड़ा, और गांव पूछे तो सिलावट सिलाना आ जाता है। डांग प्रदेश के अंतर्गत बता दूं आपको, डांग की रानी करौली को कहा जाता है। डांग का राजा कहा जाता है किसको? धौलपुर को कहा जाता है। इसके बाद में यहाँ का लाल पत्थर जो अपने आप में प्रसिद्ध माना जाता है दोस्तों, लाल संगमरमर पत्थर, रेड डायमंड सिटी, रेड स्टोन सिटी के रूप में लाल शहर भी इसे कहा जाता है। इसके बाद में मचकुंड तीर्थ, मैंने आपको बताया मचकुंड तीर्थ गंधमादन पर्वत पर भाद्रपद शुक्ल छठ को यहाँ पर मेला भरता है, जिसे देव छठ का मेला कहा जाता है। तीर्थों का भाणजा, तीर्थों का मामा पुष्कर अजमेर को कहा जाता है। सेपऊ महादेव की बात करें दोस्तों तो सेपऊ महादेव आपको बता दूं सबसे बड़ा शिवलिंग स्थित है। और यहाँ पर यहाँ पर मंदिर आ जाता है चोपड़ा महादेव मंदिर, द्रविड़ शैली में राजस्थान का प्रथम यानी फर्स्ट मंदिर माना जाता है। और 12 भाइयों का मेला भरता है दोस्तों बाड़ी धौलपुर के अंदर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, जिसे 10 भाइयों का मेला कहा जाता है। ये सारी की सारी बातें हमने बात की है धौलपुर जिले से संबंधित। उम्मीद है कि सारी बातें कंप्लीटली आपके समझ में आ चुकी है। लेकिन अब दोस्तों आपसे उम्मीद ये रहेगी कि आपके जो कमेंट्स आते हैं, ऑफलाइन कमेंट या जो ऑनलाइन कमेंट, जैसे भी लाइव चैट के अंदर आए चाहे कैसे भी आए या प्रीमियर के अंदर आए, तो जो कमेंट्स आएंगे आपके उसी से पता चलेगा कि किस टाइप से आपको वीडियो लगाइए। तो थैंक यू दोस्तों। इसी कड़ी के अंतर्गत मैं आपसे अगले वीडियो के अंदर भी हरूबरू हो जाएंगे। राजस्थान के 33 जिलों के अंतर्गत मैं आपको करवाऊंगा सारी की सारी बातें। टेंशन फ्री हो जाइए, जितनी बातें आपको करवाई उतनी समझ में आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, ओके, टाटा, बाय बाय।